गर्मियों के दिन कहानी। रचनाकार हैं कमलेश्वर जी। चुंगी दफ्तर बहुत रंगा चुंगा है। उसके फाटक पर इंद्रधनुष आकार के बोर्ड लगे हुए हैं। सैयद अली पेंटर ने बड़े सदे हाथ से उन बोर्डों को बनाया है। देखते देखते शहर में बहुत सी ऐसी दुकानें हो गई हैं जिन पर साइन बोर्ड लटक गए हैं। साइन बोर्ड लगना यानी औकात का बढ़ना। बहुत दिन पहले जब दीनानाथ हलवाई की दुकान पर पहला साइन बोर्ड लगा था तो वहाँ दूध पीने वालों की संख्या एकाएक बढ़ गई थी। फिर बाढ़ आ गई और नए नए तरीके और बेल बूटे ईजाद किए गए। ओम या जय हिंद से शुरू करके एक बार अवश्य परीक्षा कीजिए या मिलावट साबित करने वाले को 100 रुपया नकद इनाम की मुनहारों या ललकारों पर लिखावट समाप्त होने लगी। चुंगी दफ्तर का नाम 3 भाषाओं में लिखा है। चेयरमैन साहब बड़े अक्ल के आदमी हैं। उनकी सूझबूझ का डंका बजता है, इसलिए हर साइन बोर्ड हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में लिखा जाता है। दूर दूर के नेता लोग भाषण देने आते हैं। देश विदेश के लोग आगरे का ताजमहल देखकर पूर्व की ओर जाते हुए यहाँ से गुजरते हैं। उन पर असर पड़ता है भाई। और फिर मौसम की बात। मेले तमाशे के दिनों में हलवाइयों, जुलाई अगस्त में किताब कागज वालों, साहलग में कपड़े वालों और खराब मौसम में वैध हकीमों के साइन बोर्ड पर नया रोगन चढ़ता है। शुद्ध देसी घी वाले सबसे अच्छे, जो छपरों के भीतर दीवार पर गेरू या हेरमिजी से लिखकर काम चला लेते हैं। इसके बगैर काम नहीं चलता। अहमियत बताते हुए वैद्य जी ने कहा, बगैर पोस्टर चिपकाए सिनेमा वालों का भी काम नहीं चलता। बड़े बड़े शहरों में जाइए, मिट्टी का तेल बेचने वाले की दुकान पर साइन बोर्ड मिल जाएगा। बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बाल बच्चों के नाम तक साइन बोर्ड हैं, नहीं तो नाम रखने की ज़रूरत क्या है। साइन बोर्ड लगा के सुखदेव बाबू कंपाउंडर से डॉक्टर हो गए, बैग लेके चलने लगे। पास बैठे रामचरण ने एक और नए चमत्कार की खबर दी कि उन्होंने बुधाई वाला इक्का घोड़ा खरीद लिया। हाँकेगा कौन? टीन की कुर्सी पर प्राणायाम की मुद्रा में बैठे पंडित ने पूछा। ये सब जेब कतरने का तरीका है। वैद्य जी का ध्यान इक्के की तरफ अधिक था। मरीज से किराया वसूल करेंगे, सहीस को बख्शीश दिलवाएंगे, बड़े शहरों में डॉक्टरों की तरह। इसी से पेशे की बदनामी होती है। पूछो, मरीज का इलाज करना है कि रौब-दाब दिखाना है? अंग्रेजी आले लगातार मरीज की आधी जान पहले सुखा डालते हैं। आयुर्वेदी नब्ज देखना तो दूर, चेहरा रंग के रोग बता दें। इक्का घोड़ा इसमें क्या करेगा? थोड़े दिन बाद देखना, उनका सही कंपाउंडर हो जाएगा। कहते कहते वैद्य जी बड़ी घिसी हुई हंसी में हंस पड़े। फिर बोले, कौन क्या कहे भाई, डॉक्टरी तो तमाशा बन गई है। वकील मुख्तार के लड़के डॉक्टर होने लगे। खून और संस्कार से बात बनती है, हाथ में जस आता है। वैद्य का बेटा वैद्य होता है। आदि विद्या लड़कपन में जड़ी बूटियां कूटते पीसते आ जाती है। तोला माशा रत्ती का ऐसा अंदाजा हो जाता है कि औषधि अशुद्ध हो ही नहीं सकती है। औषधि का चमत्कार उसके बनाने की विधि में है। धनवंतरी वैद्य जी आगे कहने जा ही रहे थे कि एक आदमी को दुकान की ओर आते देख चुप हो गए और बैठे हुए लोगों की ओर कुछ इस तरह देखने गुनने लगे कि ये गप लड़ाने वाले फालतू आदमी ना होकर उनके रोगी हों। आदमी की दुकान पर चढ़ते ही वैद्य जी ने भांप लिया। कुंठित होकर उन्होंने उसे देखा और उदासीन हो गए। लेकिन दुनिया दिखावा भी कुछ होता है। हो सकता है कल यही आदमी बीमार पड़ जाए या इसके घर में किसी को रोग घेर ले। इसलिए अपना व्यवहार और पेशे की गरिमा चौकस रहना चाहिए। अपने को बटोरते हुए उन्होंने कहा, कहो भाई, राजी खुशी? उस आदमी ने जवाब देते हुए सीरे की एक कनस्टरिया सामने रख दी। ये ठाकुर साहब ने रखवाई है, मंडी से लौटते हुए लेते जाएंगे 1-1:30 बजे के करीब। उस वक्त दुकान बंद रहेगी। वैद्य जी ने व्यर्थ के काम से ऊबते हुए कहा, हकीम वैद्यों की दुकानें दिन भर नहीं खुली रहती। व्यापारी थोड़े ही हैं भाई। पर फिर किसी अन्य दिन और अवसर की आशा ने जिसे जबरदस्ती कहलवाया। खैर, उन्हें दिक्कत नहीं होगी। हम नहीं होंगे तो बगल वाली दुकान से उठा लें, मैं रखता जाऊंगा। आदमी के जाते ही वैद्य जी बोले, शराबबंदी से क्या होता है? जब से हुई है तब से कच्ची शराब की भट्टियां घर घर चालू हो गई। सीरा घी के भाव बिकने लगा। और इन डॉक्टरों को क्या कहिए, इनकी दुकानें हौले बन गई हैं। लाइसेंस मिलता है
दवा की तरह इस्तेमाल करने का, पर खुलेआम जिंजर बिकता है, कहीं कुछ नहीं होता। हम भंग अफीम की एक पुड़िया चाहें तो तफलीस लेनी पड़ती है। जिम्मेदारी की बात है, पंडित जी ने कहा। अब जिम्मेदार वैद्य ही रह गए हैं, सबकी रजिस्ट्री हो चुकी भाई। ऐसे गैर पंच कल्याणी जितने घुस आए थे उनकी सफाई हो गई। अब जिसके पास रजिस्ट्री होगी वही वैद्य कर सकता है। चूरण वाले वैद्य बन बैठे थे, सब खत्म हो गए। लखनऊ में सरकारी जांच पड़ताल के बाद सही मिली है। वैद्य जी की बात में रस न लेते हुए पंडित उठ गए। वैद्य जी ने भीतर की तरफ कदम बढ़ाए और औषधालय का बोर्ड लिखते हुए चंदर से बोले, सफेदा गाढ़ा है बाबू, तारपिन मिला लो। वे एक बोतल उठा लाए जिस पर अशोकारिष्ट का लेबल लगा था। इसी तरह न जाने किन किन औषधियों की शरीर रूपी बोतलों में किस किस पदार्थ की आत्मा भरी है। सामने की अकेली अलमारी में बड़ी बड़ी बोतलें रखी हैं, जिन पर तरह तरह के अरिष्टों और आंसुओं के नाम चिपके हैं। सिर्फ पहली कतार में ये शीशियां खड़ी हैं, उनके पीछे जरूरत का और सामान है। सामने की मेज पर सफेद शीशियों की एक पंक्ति है जिसमें कुछ स्वादिष्ट चूर्ण, लमन भास्कर आदि है। बाकी में जो कुछ भरा है उसे केवल वैद्य जी जानते हैं। तारपिन का तेल मिलाकर चंदर आगे लिखने लगा, प्रोपराइटर कविराज नित्यानंद तिवारी। ऊपर की पंक्ति श्री धन्वंतरी औषधालय स्वयं वैद्य जी लिख चुके थे। सफेदे के वे अक्षर ऐसे लग रहे थे जैसे रुई के फाये चिपका दिए हों। ऊपर जगह खाली देखकर वैद्य जी बोले, बाबू ऊपर जय हिंद लिख देना, और ये जो जगह बच रही है इसमें एक और द्रक्ष आसव की बोतल, दूसरी ओर खरल की तस्वीर। 8 हमारे पास मिडल तक था, लेकिन ये तो हाथ साधने की बात है। चंद्र कुछ ऊँग रहा था, खामखा पकड़ा गया। लिखावट अच्छी होगा ये पुरस्कार उसकी समझ में नहीं आ रहा था। बोला, किसी पेंटर से बनवाते, अच्छा खासा लिख देता, वो बात नहीं आएगी। अपना पसीना पोंछते हुए उसने कूची नीचे रख दी। 5 रुपए मांगता था बाबू, 2 लाइनों के 5 रुपए। अब अपनी मेहनत के साथ ये साइन बोर्ड 10-12 आने का पड़ा। ये रंग एक मरीज दे गया। बिजली कंपनी का पेंटर बदहजमी से परेशान था, 2 खुराकें बनाकर दे दी, पैसे नहीं लिए। सो वह 2-3 रंग और थोड़ी सी बार्निश दे गया। 2 बक्से रंग गए, ये बोर्ड बन गया और एक आध कुर्सी रंग जाएगी। तुम बस इतना लिख दो, लाल रंग का शेड हम देते रहेंगे, हाशिया तिरंगा खिलेगा। वैद्य जी ने पूछा और स्वयं स्वीकृति भी दे दी। चंद्र गर्मी से परेशान था। जैसे जैसे दोपहरी नजदीक आती जा रही थी, सड़क पर धूल और लू का जोर बढ़ता जा रहा था। मुलाहिजे में चंद्र मना नहीं कर पाया। पंख से अपनी पीठ खुजलाते हुए वैद्य जी ने उजरत के काम वाले पटवारियों के बड़े बड़े रजिस्टर निकालकर फैलाना शुरू किए। सूरज की तपिश से बचने के लिए दुकान का एक किवाड़ भीड़कर वैद्य जी खाली रजिस्टरों पर खसरा खतौनियों से नकल करने लगे। चंद्र ने अपना पिन छुड़ाने के लिए पूछा, ये सब क्या है वैद्य जी? वैद्य जी का चेहरा उतर गया। बोले, खाली बैठने से अच्छा कुछ काम किया जाए। नए लेखपालों को काम धंधा आता नहीं, रोज कानूनगो या नायब साहब से झाड़े पड़ती हैं। झक मार के उन लोगों को ये काम उजरत पर कराना पड़ता है। अब पुराने घात पटवारी कहाँ रहे, जिनके पेट में गवई कानून बसता था। रोटियां छीन गई बेचारों की। लेकिन सही पूछो तो अब भी सारा काम पुराने पटवारी ही ढो रहे हैं। नए लेखपालों की तनख्वाह का सारा रुपया इसी उजरत में निकल जाता है। पेट उनका भी है, तिया पाचा करके किसानों से निकाल लाते हैं। लाएं ना तो खाएं क्या। 2-3 लेखपाल अपने हैं, उन्हीं से कभी कभार हल्का भारी काम मिल जाता है। नकल का काम रजिस्टर भरते हैं। बाहर सड़क वीरान होती जा रही थी। दफ्तर के बाबू लोग जा चुके थे। सामने चुंगी में खस की टाटियों पर छिड़काव शुरू हो गया। दूर हरहराते पीपल का शोर लू के साथ आ रहा था। तभी एक आदमी ने किवाड़ से भीतर झांका। वैद्य जी की बात, जो शायद क्षण 2 क्षण बाद दर्द से बोझिल हो जाती, रुक गई। उनकी निगाह ने आदमी को पहचाना और वे सतर्क हो गए। फौरन बोले, एक बोर्ड आगरा से बनवाया है, जब तक नहीं आता इसी से काम चलेगा। फुर्सत कहाँ मिलती है जो इस सब में सिर खपाएं। और एकदम व्यस्त होते हुए उन्होंने उस आदमी से प्रश्न किया, कहो भाई क्या बात है? डाकदरी सर्टिफिकेट चाहिए। कोसमा स्टेशन पर खलासी हैंगे साहब। रेलवे की नीली वर्दी पहने वह खलासी बोला। उसकी जरूरत का पूरा अंदाज करते हुए वैद्य जी बोले,
हाँ, किस तारीख से कब तक का चाहिए? 15 दिन पहले आए थे साहब, 7 दिन को और चाहिए। कुछ हिसाब जोड़कर वैद्य जी बोले, देखो भाई, सर्टिफिकेट पक्का करके देंगे, सरकार का रजिस्टर नंबर देंगे, रुपए 4 लगेंगे। वैद्य जी ने जैसे खुद 4 रुपए पर उसके भड़क जाने का एहसास करते हुए कहा, अगर पिछला ना लो तो 2 रुपए में काम चल जाएगा। खलासी निराश हो गया, लेकिन उसकी निराशा से अधिक गहन हताशा वैद्य जी के पसीने से नम मुख पर व्याप गई। बड़े निरपेक्ष भाव से खलासी बोला, सोबरन सिंह ने आपके पास भेजा था। उसके कहने से कुछ ऐसा लगा जैसे ये उसका काम ना होकर सोबरन सिंह का काम हो, पर वैद्य जी के हाथ नब्ज आ गई। बोले, वो हम पहले ही समझ रहे थे, बगैर जान पहचान के हम देते भी नहीं, इज्जत का सवाल है। हमें क्या मालूम तुम कहाँ रहे, क्या करते रहे, अब सोचने की बात है। विश्वास पर जोखिम उठा लेंगे। 15 दिन पहले से तुम्हारा नाम रजिस्टर में चढ़ाएंगे, रोग लिखेंगे, हर तारीख पर नाम चढ़ाएंगे, तब कहीं काम बनेगा। ऐसे घर की खेती नहीं है। कहते कहते उन्होंने चंदर की ओर मदद के लिए ताका। चंदर ने साथ दिया। अब उन्हें क्या पता कि तू बीमार रहे कि डाका डालते रहे, सरकारी मामला है। 5 से कम में दुनिया छोड़कर डॉक्टर नहीं दे सकता। कहते कहते वैद्य जी ने सामने रखा लेखपाल वाला रजिस्टर खिसकाते हुए जोश से कहा, अरे दम मारने को फुर्सत नहीं है, ये देखो, देखते हो नाम, एक एक रोगी का नाम, मर्ज, आमदनी, उन्हीं में तुम्हारा नाम चढ़ाना पड़ेगा। अब बताओ कि मरीजों को देखना ज्यादा जरूरी है कि 2-4 रुपए के लिए सर्टिफिकेट देकर इस सरकारी पचड़े में फंसना। कहते हुए उन्होंने तहसील वाला रजिस्टर एकदम बंद करके सामने से हटा दिया और केवल उपकार कर सकने के लिए तैयार होने जैसी मुद्रा बनाकर कलम से कान खरोदने लगे। रेलवे का खलासी 1 मिनट तक बैठा कुछ सोचता रहा और वैद्य जी को सिर झुकाए अपने काम में मशगूल देख दुकान से नीचे उतर गया। एकदम वैद्य जी ने अपनी गलती महसूस की। लगा उन्होंने बात गलत जगह तोड़ दी और ऐसी तोड़ी कि टूट ही गई। एकाएक कुछ समझ में न आया तो उसे पुकार कर बोले, अरे सुनो, ठाकुर सोबरन सिंह से हमारी जयराम जी की कह देना, उनके बाल बच्चे तो राजी खुशी हैं। हाँ, सब ठीक ठाक हैं, रुक कर खलासी ने कहा। उसे सुनाते हुए वैद्य जी चंद्र से बोले, 10 गांव शहर के ठाकुर सोबरन सिंह इलाज के लिए यहीं आते हैं भाई, उनके लिए हम भी हमेशा हाजिर रहे। चंद्र ने बोर्ड पर आखिरी अक्षर समाप्त करते हुए पूछा, चला गया? लौट फिर के आएगा, वैद्य जी ने जैसे अपने को समझाया, पर उसके वापस आने की अनिवार्यता पर विश्वास करते हुए बोले, गंवई गांव के वैद्य और वकील एक ही होते हैं। सोबरन सिंह ने अगर हमारा नाम उसे बताया है तो जरूर वापस आएगा। गांव वालों की मुर्री जरा मुश्किल से खुलती है, कहीं बैठ के सोचेगा समझेगा तब आएगा। और कहीं से ले लिया तो? चंद्र ने कहा तो वैद्य जी ने बात काट दी। नहीं नहीं बाबू, कहते हुए उन्होंने बोर्ड की ओर देखा और प्रशंसा से भरकर बोले, वाह भाई चंद्र बाबू, साइन बोर्ड जच गया, काम चलेगा। ये 5 रुपए पेंटर को देकर मरीजों से वसूल करना पड़ता, इक्का घोड़ा और ये खर्चा। बात एक है, चाहे नाक सामने से पकड़ लो चाहे घुमाकर। सैयद अली के हाथ का लिखा बोर्ड रोगियों को चंगा तो कर नहीं देता, अपनी अपनी समझ की बात है। कहते हुए वे धीरे से हंस पड़े। पता नहीं वे अपनी बात समझकर अपने पर हंसे थे या दूसरों पर। तभी एक आदमी ने प्रवेश किया। सहसा लगा कि खलासी आ गया, पर वह पांडु रोगी था। देखते ही वैद्य जी के मुख पर संतोष चमक आया। वे भीतर गए, एक तावीज लाते हुए बोले, अब इसका असर देखो, 20-25 रोज में इसका चमत्कार दिखाई पड़ेगा। पांडु रोगी की बाह में ताबीज बांधकर और उसके कुछ आने पैसे जेब में डालकर वे गंभीर होकर बैठ गए। रोगी चला गया तो बोले, ये विद्या भी हमारे पिताजी के पास थी, उनकी लिखी पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुत सोचता हूँ उन्हें फिर से नकल कर लूँ। बड़े अनुभव की बातें हैं। विश्वास की बात है बाबू, एक चुटकी धूल से आदमी चंगा हो सकता है। होम्योपैथिक और भला क्या है, एक चुटकी शक्कर, जिस पर विश्वास जम जाए बस। चंद्र ने चलते हुए कहा, अब तो औषधालय बंद करने का समय हो गया, खाना खाने नहीं जाइएगा? तुम चलो, हम 10-5 मिनट के बाद आएंगे। वैद्य जी ने तहसील वाला काम अपने आगे सरका लिया। दुकान का दरवाजा भटकुला करके बैठ गए।
बाहर धूप की ओर देखकर दृष्टि चौंधिया जाती थी। बगल वाले दुकानदार बच्चन लाल ने दुकान बंद करके घर जाते हुए वैद्य जी की दुकान खुली देखकर पूछा, आप खाना खाने नहीं गए? हाँ, ऐसे ही एक ज़रूरी काम है, अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे, वैद्य जी ने कहा और ज़मीन पर चटाई बिछाई। रजिस्टर मेज से उठाकर नीचे फैला लिए। लेकिन गर्मी तो गर्मी, पसीना थमता ही न था। रह रहकर पंखा जलते, फिर नकल करने लगते। कुछ देर मन मारकर काम किया पर हिम्मत छूट गई। उठकर पुरानी धूल पड़ी शीशियां झाड़ने लगे। उन्हें लाइन से लगाया, लेकिन गर्मी की दोपहर में स्थिर लगता था। एक बार उन्होंने किवाड़ों के बीच से मुंह निकालकर सड़क की ओर निहारा। एक आध लोग नजर आए। उन आते जाते लोगों की उपस्थिति से बड़ा सहारा मिल गया। भीतर आए, बोर्ड का तार सीधा किया और दुकान के सामने लटका दिया। धन्वंतरी औषधालय का बोर्ड दुकान की गर्दन में तावीज की तरह लटक गया। कुछ समय और बीता। आखिर उन्होंने हिम्मत की, एक लोटा पानी पिया और झांझों तक धोती सरकाकर मुस्तैदी से काम में जुट गए। बाहर कुछ आहट हुई। चिंता से उन्होंने देखा, आज आराम करने नहीं गए वैद्य जी? घर जाते हुए जान पहचान के दुकानदार ने पूछा। बस जाने की सोच रहा हूँ, कुछ काम पसर गया था, सोचा करता चलूं, कहकर वैद्य जी दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गए। कुर्ता उतार कर एक और रख दिया। इकहरी छत की दुकान आवे सी तप रही थी। वैद्य जी की आंखें बुरी तरह नींद से बोझिल हो रही थी। एक झपकी आ गई। कुछ समय जरूर बीत गया था। नहीं रहा गया तो रजिस्टरों का तकिया बनाकर उन्होंने पीठ सीधी की, पर नींद आती और चली जाती। न जाने क्या हो गया था। सहसा एक आहट ने उन्हें चौंका दिया। आंखें खोलते हुए वे उठकर बैठ गए। बच्चन लाल दोपहर बिताकर वापस आ गया था। अरे, आज आप अभी तक गए ही नहीं, उसने कहा। वैद्य जी जोर जोर से पंखा झलने लगे। बच्चन लाल ने दुकान से उतरते हुए पूछा, किसी का इंतजार है क्या? हाँ, एक मरीज आने को कह गया था, अभी तक आया नहीं। वैद्य जी ने बच्चन लाल को जाते देखा तो बात बीच में ही तोड़कर चुप हो गए और अपना पसीना पोंछने लगे।